शुभ संध्या। आज का हमारा कार्यक्रम आइए इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोशन ऑफ प्रमोटिंग होम्योपैथी का कार्यक्रम प्रारंभ होता है। आइए हम लोग 1 मिनट का साइलेंट प्रेयर करें। धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं, इंटरनेशनल फोरम ऑफ प्रमोटिंग होम्योपैथी का यह नियत दैनिक कार्यक्रम है, जहाँ की प्रतिदिन हम लोग 7 से 8 तक हिंदी सेशन में मिलते हैं और उसके बाद अंग्रेजी सेशन शुरू होता है, उसके बाद मलयालम सेशन शुरू होता है। और इस प्रतिदिन हम लोग एक नए स्पीकर का आमंत्रित करते हैं, जो आकर के हम लोगों को अपने ज्ञान का साझा करते हैं। आज के इसी क्रम में हमारे जो स्पीकर हैं वो है डॉक्टर दीपक प्रसाद सिंह। डॉक्टर दीपक जी का मैं एक छोटा सा परिचय देना चाहूँगा। ये डॉक्टर दीपक जी ने अपना अ, अभी बीएचएमएस करने के बाद में इन्होंने एमडी किया है और अभी जीडी मेमोरियल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में अपना ये प्रोफेसर के रूप में काम कर रहे हैं। तो और काफी समय से हम लोगों के साथ भी जुड़े हुए हैं। अपना रेगुलर ये जैसे आप रेगुलर अपना लेक्चर्स प्रेजेंट करते रहते हैं और इसी क्रम में आज ये आपको हेयर फॉल और एलोप्लेसिया इससे रिलेटेड बीमारी के संबंध में हम लोग के साथ में अपना ज्ञान साझा करने के लिए आए हैं। आइए हम लोग डॉक्टर दीपक जी का लेक्चर सुनते हैं। दीपक जी, आप अपना लेक्चर शुरू कर सकते हैं। यस सर। यस सबमिट करिए स्लाइड। हेलो सर, आवाज आ रही है? स्लाइड हाँ, दिख रहा है। स्लाइड दिख रहा है। स्क्रीन पे सवाल है? ठीक है, ठीक, ओके सर। तो गुड इवनिंग। आज का टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं और आज का टॉपिक कई मामले में इम्पोर्टेंट है और किस मामले में इम्पोर्टेंट है वो हम पहले तो इसका थ्योरी बता रहे हैं और कहाँ कहाँ इसका ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस हेयर के बारे में ये हम थोड़ा आगे बताएंगे। सबसे पहले हम ये समझ लेंगे इसके बारे में कि रियल में ये है क्या ये, और उसके बाद इसका हम कहाँ पे हम लोग मेडिसिनल यूज करते हैं, क्लिनिकल यूज कहाँ पे करते हैं, उसके बारे में थोड़ा हम जिक्र करेंगे आगे। तो लेक्चर आज का तो खैर बहुत इम्पोर्टेंट है, हर मामले में इम्पोर्टेंट होगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेयर, जैसा कि हम लोग सब लोग जानते हैं इसके बारे में, हम लोग अननोन तो है नहीं। हेयर हमारे बॉडी का ही एक पार्ट है। ये इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, जिसको हम स्किन सिस्टम बोलते हैं, इसी इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम स्किन का ही एक ये पार्ट है हेयर। तो हेयर स्किन का ही एक पार्ट है और उसी से ये डेवलप होता है। यह हेयर स्किन का जो लेयर, जिसको हम डर्मिस लेयर बोलते हैं, पहले तो एपिडर्मिस होता है, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। डर्मिस लेयर में ही इस हेयर का मेन फॉलिकल होता है। उसी फॉलिकल में जब ग्रोथ होता है किसी सब्सटेंस के डिपोजिशन से, तब जाकर के हेयर बनता है। तो हेयर एक हमारे बॉडी का एक बहुत इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट नहीं बोलेंगे, एक सपोर्टिंग पार्ट है ये, जो कि स्किन के सरफेस पर ये थ्रेड लाइक ये ग्रो करता है। अभी तो सिर्फ इतना ही समझ रहे हैं ना हम लोग, यह स्किन के ऊपर एक थ्रेड लाइक एक अपीयरेंस होता है जो ये ग्रोथ करता है ये। अब बात करते हैं, ये हेयर जो हमारे बॉडी में अलग अलग एरिया पे, अलग अलग लोकेशन पे कई तरह के हेयर होते हैं, सबका क्वालिटी अलग अलग होता है। लेकिन हम लोग जो क्लिनिकली जो बात करेंगे स्कैल्प हेयर के बारे में बात, लोग इससे परेशान भी है और हम इसका कहाँ यूज करते हैं यही बताएंगे आपको हम। तो ये जो हेयर जो ग्रो करता है,
यह हेयर हमारे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट पे, इन लोकेशन पे, यह कुछ हार्मोनल बेसिस पे ग्रो करता है। अब जैसे हम बोलते हैं स्कैल्प हेयर, स्कैल्प हेयर को हम लोग एस्ट्रोजेनिक हेयर बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये जो ग्रो करता है हेयर, वो एस्ट्रोजन हार्मोन से ही स्टिमुलेट ग्रो करता है। सेकेंड जो हेयर है हमारे आईब्रो पे, आईलैश पे होते हैं, ये नॉन हार्मोनिक हेयर होता है। यानी इस हेयर को ग्रोथ बढ़ाने में किसी भी हार्मोन की आवश्यकता नहीं होती। उसी तरह से फेस का है एंड्रोजेनिक हेयर बोलते हैं। एंड्रोजेनिक हेयर का मतलब यह एंड्रोजन हार्मोन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के द्वारा यह हेयर फॉलिकल स्टिमुलेट होता है और वो हेयर बनता है। एक जिला का हेयर, यह एस्ट्रोजेनिक और एंड्रोजेनिक, एंड्रोजेनिक दोनों होता है ये। उसी तरह से अब्डोमेन का हेयर, ये आपका सिर्फ एंड्रोजेनिक हार्मोन होते हैं, हेयर होते हैं। प्यूबिक हेयर दोनों होता है, एंड्रोजेनिक एस्ट्रोजेनिक। और एक्सट्रीमिटीज का हेयर, यह एंडोजेनिक होते हैं। यानी कहने का मतलब है हमारे बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पे, अलग अलग पार्ट पे हेयर होते हैं और सबका एक हार्मोनल एक्टिविटी अलग अलग। ये जो हेयर है ना, हम लोग के बॉडी में, अब फंक्शन में दो फंक्शन के बारे में बात करें। एक फंक्शन तो अपने बॉडी के प्रोटेक्शन के लिए बात करें, और एक जो इसका फंक्शन जो होम्योपैथिक में हेयर ट्रांसमिशन के लिए भी की जाती है। तो पहला फंक्शन इसमें हेयर का क्या है कि हेयर हमें सिर्फ खूबसूरती ही नहीं, हमारे हमें स्मार्ट ही नहीं, बल्कि हेयर हमारे स्किन को फ्रिक्शन से रोकता है, टेम्परेचर से प्रिवेंट करता है, कई तरह के इन्फेक्शन से प्रिवेंट करते हैं, रेडिएशन से प्रिवेंट करता है। यानी हेयर का यही फंक्शन है। और दूसरा जो हमें, जो हेयर के ट्रांसमिशन का हम उपयोग करते हैं, वो भी एक हेयर का फंक्शन ही है। चलिए अब हम बात करते हैं आगे हेयर के बारे में। समझे कि हेयर हमारे बॉडी में कहाँ डेवलप होता है। और हम लोग सबसे ज्यादा स्कैल्प हेयर के डिजॉर्डर से परेशान हैं, जिसमें हम लोग दो तरह के डिजॉर्डर डिजॉर्डर ज्यादा परेशान रहते हैं। एक हेयर फॉल और दूसरा एलोपेशिया। ये हम आगे बताने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जो ये हेयर है, ये इसका कंपोजिशन क्या है। ऐसे हेयर में तो जब देखते हैं हेयर में जनरली तीन पार्ट होते हैं। एक हेयर शाफ्ट होते हैं, जो आप देखते हैं विजुअल पार्ट जो होता है ना हेयर, उसको हेयर शाफ्ट बोलते हैं। और दूसरा जो होता है वो एपिडर्मिस में रहता है, जिसको हेयर रूट बोलते हैं। और तीसरा जो डर्मिस में होता है उसको फॉलिकल बोलते हैं। तो ये जो आप देखें ना हेयर का जो पार्ट होते हैं, यह हेयर का मेन कंपोजिशन पे बात करते हैं कि हेयर में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। और ये कंपोनेंट पहले समझ लेते हैं, तब हमें ये कुछ बातें हैं जो हमको समझ में आ जाएगी। और भी हेयर में जनरली तीन लेयर होता है। हम तो पार्ट बोले थे ना कि जो विजुअल पार्ट शाफ्ट बोलते हैं, और जो एपिडर्मिस में होता है तो रूट बोलते हैं, और डर्मिस में होता है उसको फॉलिकल बोलते हैं। लेकिन ये जो हेयर होते हैं ना, हेयर में तीन लेयर होते हैं। एक जो बाहरी लेयर जो होता है ना उसको क्यूटिकल बोलते हैं। स्लाइड पे देख लो होंगे आप उसको। बाहरी लेयर को क्यूटिकल बोलते हैं। और उसके अंदर होता है उसको कॉर्टेक्स बोलते हैं। और हेयर के सबसे अंदर का जो पार्ट होता है उसको हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। तो तीन पार्ट होता है हेयर में, तीन लेयर। तो क्यूटिकल, कॉर्टेक्स एंड मैट्रिक्स, ये हेयर के मेन पार्ट है। अब इसको समझना की थोड़ा जरूरत है। ये हेयर का जो क्यूटिकल है ना, ये सबसे बाहरी लेयर होता है। यह हेयर में मात्र 2% होता है, ओनली 2%, जो कि हेयर को बाहर से जो सॉफ्ट बनाता है, बाहर में शाइनी डेवलप करता है। जो शाइन डेवलप होता है हेयर में वो क्यूटिकल के कारण। तो क्यूटिकल इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ हेयर। और ये बनते हैं किस चीज से? ये बनता है विटामिन ई से। इसमें कुछ बहुत कम अमाउंट में केराटिन प्रोटीन होते हैं, लेकिन विटामिन ई और विटामिन ए भी रहते हैं। विटामिन ए का भी कुछ ना कुछ इसमें अमाउंट होता है। और यह हेयर को शाइनी बनाता है, स्मूथ बनाता है।
बहुत सारे लोग का जब हम लोग हेयर फॉल में जब देखते हैं तो उसका जब पहले हेयर को जब आप टच करके देखेंगे तो रफ सरफेस मिलता है, रफ मिल रहा है, इसका मतलब उसमें विटामिन ई की कमी है। उसको विटामिन ई हम लोग सपोर्ट में देते हैं। तो ये पहला बाहरी पार्ट होता है जिसको क्यूटिकल कहते हैं। अच्छा, अब आते हैं नंबर 2, सेकेंड लेयर जिसको कॉर्टेक्स बोलते हैं। कॉर्टेक्स जो होता है ना हेयर का सबसे मेजर पार्ट होता है। लगभग 90% जो हेयर के पार्ट होते हैं ना वो कॉर्टेक्स से ही बने होते हैं, कॉर्टेक्स पार्ट बोलते हैं। और कॉर्टेक्स में सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट सब होते हैं। क्या क्या होता है उसमें? जैसे उसमें मिनरल में कॉपर, जिंक, ये सब कंपोनेंट अभी आपको बता रहे हैं और इसका इम्पोर्टेंस और भी हम आगे बताएंगे अभी। तो कॉर्टेक्स में होते हैं कॉपर, जिंक, सेलेनियम और साथ में केराटिन प्रोटीन। ये कॉपर मिनरल्स है और कॉपर है, सेलेनियम है, जिंक है और केराटिन प्रोटीन। इसमें साथ में विटामिन सी भी कुछ अमाउंट में मिलते हैं और विटामिन डी ये भी कुछ अमाउंट में यहाँ पे रहते हैं कॉर्टेक्स वाले पार्ट में। और सबसे मेजर पार्ट होता है और इसी से हेयर में स्ट्रेंथ होता है। मेन स्ट्रेंथ जो है ना इसी में होता है। अब जो तीसरा पार्ट है हेयर का, जो इनर मोस्ट पार्ट है, जो 8% होता है हेयर में, जिसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स बोलते हैं। और मैट्रिक्स जो बनता है यह आयरन, विटामिन B7 जिसको हम बायोटिन बोलते हैं। आयरन बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इसको, और विटामिन B7, बायोटिन और प्लस इसमें कुछ अमाउंट में क्रिएटिन प्रोटीन भी होता है। ये तीन जो पार्ट है, जो मैट्रिक्स, मैट्रिक्स पार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। यह हेयर को इलास्टिसिटी प्रोवाइड, हेयर को इलास्टिसिटी, जिसमें मुड़ने में किसी तरह की परेशानी होती है। अगर बहुत सारे पेशेंट में इसी में हेयर में जो होता है ना इलास्टिसिटी कमजोर हो जाता है, इसके कारण ही फॉल होता है। और बहुत सारे और भी कम इसमें डेवलप होते हैं। तो हेयर में ये तीन पार्ट जो देखें, क्यूटिकल, कॉर्टेक्स एंड मेडुला, ये तीन पार्ट होते हैं। अब ये बनते कैसे हैं? तो अब आगे चलते हैं हेयर साइकिल पे। हेयर साइकिल, इसके ये इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। हेयर साइकिल का मतलब होता है एक पर्सन के लाइफ में लगभग 11 बार से लेकर के 15 बार तक, 11 to 15 टाइम्स तक हेयर साइकिल होता है। हेयर साइकिल का मतलब उसमें कैसे कैसे वो डेवलप होता है, हेयर का फेज डेवलप होता है। और लगभग हर पर्सन में, किसी में 11 बार, किसी 12 बार, 15 बार तक यह हेयर का साइकिल चलता है। और एक साइकिल का जो लाइफ, जो साइकिल जो चलता है ना, एक साइकिल वह 6 ईयर से लेकर के और 9 ईयर तक होता है। एक साइकिल का ड्यूरेशन 6 साल से लेकर 9 साल तक होता है। और जबकि पूरे लाइफ में लगभग 11 बार से लेके और 15 बार तक साइकिल चलती है। इसका मतलब कि जो लोगों का जो हेयर 40 साल में एकदम कंप्लीट लॉस कर जाता है, एलोपेशिया होता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसका साइकिल में डिसऑर्डर हुआ था। क्योंकि इतना जल्दी तो साइकिल वो समाप्त होता नहीं है। तो हेयर का तो साइकिल आपका लगभग जो 100 साल का अगर एज होगा तो 100 साल तक साइकिल चलते हैं, बिल्कुल चलते हैं। अगर पहले वो लॉस कर गया इसका मतलब कहीं ना कहीं साइकिल में डिस्टर्बेंस है। अब साइकिल में कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला जो साइकिल है वह एनाजेनिक फेज बोलते हैं। दूसरा को हम लोग बोलते हैं टेलोजेनिक फेज बोलते हैं, सॉरी केटाजेनिक फेज। और तीसरा को बोलते हैं टेलोजेनिक फेज। यानी हेयर साइकिल जो होता है ना, उसमें तीन तीन फेज साइकिल होते हैं, तीन फेज होते हैं। सबसे पहला हम लोग बोलते हैं एनाजेनिक फेज। एनाजेनिक फेज सबसे बड़ा फेज होता है। लगभग इसमें 6 साल से लेकर के और 8 साल तक एनाजेनिक फेज होते
एनाजेनिक फेज में होता क्या है कि जो हेयर का जो फॉलिकल होता है ना, फॉलिकल का सेल, हेयर के फॉलिकल के सेल, हेयर का फॉलिकल का सेल किसका है? ये पार्टिकुलर बॉडी का सेल है ना, उस सेल में डीएनए भी है ना, उस सेल उसके पार्टिकल उसके बॉडी का सेल है। तो एनाजेनिक फेज में जो फॉलिकल का सेल है ना, वह फॉलिकल का सेल स्टिमुलेट होता है। अब देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जैसे स्कैल्प हेयर का, हम सिर्फ उसी का जिक्र करेंगे क्योंकि हमें ज्यादा दूसरा हेयर के बारे में हमें नहीं समझना है। तो जैसे स्कैल्प हेयर जो बनते हैं, तो स्कैल्प हेयर का जो फॉलिकल है, वह फॉलिकल का सेल का ग्रोथ कौन करता है, स्टिमुलेट कौन करता है, उसको डिवीजन कराता है ग्रोथ हार्मोन। लेकिन उस सेल को मॉडिफाइड करता है एस्ट्रोजन हार्मोन। अब एस्ट्रोजन हार्मोन जानते होंगे आप, ये गोनाड से बनता है और प्लस एड्रिनल ग्लैंड से बनते हैं। एड्रिनल ग्लैंड के जोना रेटिकुलरी से बनते हैं और प्लस गोनाड से बनते हैं। हाँ, फीमेल में एस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा होता है, इसीलिए फीमेल में हेयर साइकिल अच्छे से बनते भी है और जिंदगी भर तक हेयर बनता है। फीमेल में हेयर जल्दी वहां पर एलोपेशिया का कंडीशन जल्दी मिलता नहीं है। तो हम बता रहे थे कि जो जो एनाजेनिक फेज की बात कर रहे थे कि स्कैल्प हेयर, स्कैल्प स्किन का जो फॉलिकल है, उस फॉलिकल में जो एस्ट्रोजन हार्मोन उस फॉलिकल को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, और स्टिमुलेट करने के बाद उसको मॉडिफाइड करता है। तो जैसे वहां पर फॉलिकल का सेल मॉडिफाइड होता है ना, वह फॉलिकल का सेल आयरन से प्लस विटामिन बी 7 से दो चीज से बाइंड कर जाता है। कौन बाइंड कर जाता है? ये फॉलिकल का सेल। दोनों से बाइंड करने के कारण वो बन जाता है मैट्रिक्स। ठीक है, इसीलिए हम लोग देख देख कर बोलते हैं ना कि जब हमको हेयर का जो सॉफ्टनेस देख करके हम लोग जो दवा देते हैं, कभी कभी थेरम मेट चलाते हैं, थेरम फॉस चलाते हैं। क्यों चलाते हैं? ये किसी मैट्रिक्स को देखते हुए। और एस्ट्रोजन के लिए तो फिर अलग से और भी मेडिसिन है, बताएंगे उसके बारे में। तो एस्ट्रोजन स्टिमुलेट किया, स्टिमुलेट करने से क्या होता है, फॉलिकल के सेल में आयरन प्लस विटामिन बी 7 दोनों वहां कंबाइन कर जाते हैं। जैसे कंबाइन होता है वहां पर ही बनने लगते हैं मैट्रिक्स, बनना स्टार्ट हो जाता है। और इसमें जो फॉलिकल का सेल है, उस फॉलिकल के सेल में एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन बनने लगता है जिसको बोलते हैं कीराटिन प्रोटीन। अब देखिए कीराटिन प्रोटीन उस फॉलिकल के सेल में बनता है और इसको बनवाता कौन है? थायरोक्सिन। देखिए, इसलिए देखिए जब हेयर फॉलिकल की बात होती है ना, तो हम थायरोडिनम पे भी बात करते हैं, कलकरिया आयोड पे भी बात करते हैं, क्योंकि थायरोक्सिन से ही जो फॉलिकल के सेल में कीराटिन का फॉर्मेशन होता है। कीराटिन मेन प्रोटीन है हेयर का, उसी से तो ये पूरा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनता है ना ये। चलिए, अब क्या हुआ, जो अंदर का जो मैट्रिक्स जो सेल बन रहे थे, उसमें भी कुछ केराटिन प्रोटीन इसमें आ गए। और वो बीच का हेयर का सबसे अंदर का जो है लेयर, जिसको मैट्रिक्स बोले, वह बनना स्टार्ट हो जाता है। यह फिर जो है ना, यह एनाजेनिक फेज बोलते हैं। और यह एनाजेनिक फेज ये लंबे समय तक होता है, 6 साल से लेकर के 8 साल तक ये फेज चलता है। जैसे ये थोड़ा नीचे से ऊपर ग्रो करता है, इसके बाद अगला फेज आ जाता है केटाजेनिक फेज। देखिए, केटाजेनिक फेज में मैट्रिक्स तो बनता ही है, मैट्रिक्स के साथ इसमें कॉर्टेक्स बनना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे बहुत रैपिडली ग्रो करता है, रैपिडली यहाँ पर फंक्शन होता है। यहाँ पे कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन बहुत फास्ट होता है। एनाजेनिक फेज बहुत लो होते थे। केटाजेनिक फेज जो होता है ना, ये लगभग पेशेंट में 1 से 2 महीने में होता है। केटाजेनिक फेज 1 से 2 महीने में बहुत अच्छा ग्रो करता है वहाँ पे केटा। यहाँ पर जो केटाजेनिक फेज, जिसको हम लोग इंटरमीडिएट फेज बोलते हैं या ट्रांजिशनल फेज बोलते हैं, ट्रांजिशनल फेज। अब क्या होता है इसमें, जो केटाजेनिक फेज जो यहाँ पे कॉर्टेक्स बनना स्टार्ट होता है, इसमें क्या होता है ना, ये आपका एपिडर्मिस में, यह एपिडर्मिस का प्रोसेस है, डर्मिस से लेकर एपिडर्मिस तक।
और इसमें बताए थे मिनरल्स, कुछ मिनरल्स आकर के, कॉपर है, जिंक है, सेलेनियम है, ये सब कुछ मिनरल्स आकर के यहाँ पर डिपोजिट होते हैं। और इस डिपोजिट में भी थायरोक्सिन का अच्छा रोल है। डिपोजिट कराने में उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, हार्मोन्स का स्टिमुलेट का काम करता है। और साथ में क्रिएटिन प्रोटीन, ये लार्ज अमाउंट में क्रिएटिन प्रोटीन यहाँ पे बनते हैं, और इसके वजह से सबसे मोटा लेयर हेयर का यही बनता है, कॉर्टेक्स। अब जब ये फेज जब चलता है लगभग 1 से 2 महीने तक, तब इसके बाद अच्छा इसी फेज में कौन सी होता है ना, इसी फेज में मेलानिन, जो एपिडर्मिस के लोअर पार्ट में सेल होता है मेलानोसाइट, उससे मेलानिन जो होता है इसमें आकर के कंबाइन करता है और ये कलर प्रोड्यूस करता है हेयर में। एनाजेनिक फेज में कलर नहीं बनता है, केटाजेनिक फेज में क्या होता है ना, ये कलर डेवलप होता है वहां पे। और उसके बाद यह धीरे धीरे जब ग्रो कर करके एपिडर्मिस के सरफेस पे आने लगता है। जैसे एपिडर्मिस सरफेस पे आने लगता है, वहां से स्टार्ट होता है तीसरा लेयर। अब वहां पे टेलोजेनिक फेज आ जाता है वहां पर, और यहाँ पर तीसरा फेज इसको क्यूटिकल बोलते हैं। और क्यूटिकल जो होता है इसके बाहरी लेयर, बाहरी सरफेस को, जैसे कैसे दीवार पे प्लास्टर होता है ना, उस पर ऊपर में लोग बाल पुट्टी करते हैं, तो कैसे दीवार कितना चिकना हो जाता है, सेम उसी तरह से क्या होता है इसमें टोकोफेरॉल प्लस विटामिन ए, या कुछ केराटिन कुछ पार्ट भी होते हैं इसमें, ये उस हेयर को क्या करते हैं, शाइनिंग बनाते हैं। ये बाहर बनता है। और ये जो ग्रो है ना, ये लगभग 8 से 10 महीने तक ये कंटिन्यू ग्रो करते हैं, और इसके बाद ये लंबे समय तक रह जाते हैं। और इसके बाद यही यह फिर हेयर 10 महीने से 10 महीने के बाद अब ये फिर फॉल करते हैं, फिर नीचे से वैसे ही ग्रो करते रहेगा। यानी एक एक पूरा हेयर जो नीचे से ग्रो करता है ना, लगभग पूरा बोलिए 6 साल से लेकर 9 साल के बीच में एक पूरा फेज चलता है, और एक हेयर पूरा खत्म। ऐसा जो है ना, फिर दोबारा स्टार्ट होती है, फिर दोबारा हेयर इसी ढंग से स्टार्ट होंगे, फिर दोबारा स्टार्ट होगा, 4 बार स्टार्ट होगा। और ऐसे करते करते मेल फीमेल दोनों में, बोले आपको हम, लगभग 11 बार से लेकर 15 बार तक ये साइकिल चलते हैं। लेकिन अब क्या है, ये साइकिल कुछ फैक्टर के कारण, जेनेटिक फैक्टर के कारण, या फिर और भी कुछ फैक्टर के कारण होता क्या है ना, कि साइकिल कुछ घट जाते हैं। आज के मेल में तो ये साइकिल बहुत जल्दी घट जाते हैं, पूरा साइकिल पूरा, किसी मेल में तो 4 साइकिल में ही पता चला अगला साइकिल समाप्त हो गया, इसमें 5 साइकिल के बाद अगला साइकिल समाप्त। ऐसा क्यों? कुछ तो बात होती होगी, या तो फॉलिकल का सेल समाप्त हो जाते हैं, फॉलिकल डैमेज कर जाते हैं, जो आगे चल के वह एलोपेसिया का फॉर्म लेता है। तो यहाँ तक जो हम देखें ना, ये क्या था, ये था हेयर। हेयर क्या है, हेयर में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, कौन से मिनरल्स है, कौन विटामिन है, प्रोटीन है, हार्मोन है। हार्मोन भी देखें कितने हार्मोन भाग लेते हैं यहाँ पर, ग्रोथ हार्मोन, एस्ट्रोजन, थायरोक्सिन। मिनरल्स में आप देखें आयरन, कॉपर, जिंक, सेलेनियम। विटामिन में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन B7, यानी कई तरह के यहाँ पर क्या होते हैं ना, जो कंपोनेंट है वो भाग लेते हैं। तो यहाँ जो आप देखें, ये सब क्या था, ये सब हेयर के कंपोनेंट से कैसे बनते हैं। अब तो हम बात कर रहे हैं हम लोग हेयर फॉल की तरफ। हेयर फॉल में क्या है, हेयर फॉल किसे बोलते हैं? हेयर फॉल ऐसे तो आप जानते हैं कि अभी हम तक बोले हैं कि एनाजेनिक, केटाजेनिक, टेलोजेनिक फेज, जब तीनों फेज जब होता है तो हेयर तो स्वाभाविक है, क्यों गिरेगा वो। ऐसा नहीं कि किसी का हेयर अगर फॉल होता है तो किसी की जल्दी कमी होती है, वो अलग बात है कि कमी होती है, वो अलग कंडीशन होती है। लेकिन हेयर तो नॉर्मल में पर डे कम से कम 80 से 100 हेयर पर डे फॉल होता है, एवरी डे, जो हम उसको पता नहीं लगा पाते हैं। कभी कुंभ करते समय, कभी स्नान करते समय, कभी सोते समय, कभी रबिंग करते समय वो गिरते रहता है। तो वह तो नॉर्मल बात है, लेकिन हेयर फॉल कहते किसको है? अब आप काउंट तो करेंगे नहीं ना। हम तो वो बोले कि हाँ 80 100 से ज्यादा जब हेयर अगर फॉल करते हैं तब उसको हेयर फॉल बोलते हैं।
आप तो काउंट नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे, क्या है उसकी पहचान? तो उसकी पहचान है कि अगर आपका स्कैल्प स्किन अगर विजुअल हो जा रहा है, विजुअल मतलब दिखाई दे रहा हो, तब उस कंडीशन को हेयर फॉल बोलते हैं। गिरने दो हेयर, उससे आप नहीं बोला हेयर फॉल। अगर उसके कारण अगर हेयर स्कैल्प स्किन विजुअल हो जाते हैं ना, उस कंडीशन को हम हेयर फॉल। चलिए, ये हेयर फॉल ज्यादातर क्या होते हैं ना, वर्टेक्स एरिया से ज्यादा फॉल होते हैं। वर्टेक्स मतलब जो सामने वाला एरिया है ना, उससे ज्यादा फॉल करते हैं। क्यों वहां से फॉल करता है? क्योंकि सबसे कमजोर हेयर फॉलिकल वहीं पे होता है, और स्किन भी थोड़ा पतला होता है, फ्रिक्शन ज्यादा लगते हैं, एक्सपोजर ज्यादा होता है। चाहे केमिकल कोई भी स्नान करते समय हो, या कुंभ का एक्सपोजर हो, या कुछ भी चीज का है, सबसे ज्यादा एक्सपोजर वहीं पे लगता है। ज्यादा एक्सपोजर लगने के कारण, फ्रिक्शन के कारण, प्रेशर के कारण, हेयर फॉलिकल के थिकनेस के कारण, वहां पे डर्मिस लेवल थोड़ा सा कमजोर होते हैं। इसके कारण सबसे ज्यादा हेयर फॉल होता है वो वर्टेक्स से ज्यादा होता है। और दूसरी बात है क्या, थोड़ा सा विजिबिलिटी पार्ट भी तो थोड़ा ज्यादा वहां पे, हम लोग बाल को थोड़ा पीछे या साइड में जब मोड़ते हैं तो ज्यादातर स्कैल्प स्किन विजिबिलिटी वहां मिलते हैं। तो कई बात के कारण भी वहां पर फॉल ज्यादा होते हैं वहां पे। अब बात करते हैं क्यों फॉल होते हैं ज्यादा। ये तो नॉर्मल बात है, लेकिन किसी पेशेंट में ज्यादा फॉल होते हैं, ज्यादा होते हैं, क्या हुआ, विजिबिलिटी ज्यादा हो जाती है, क्यों? तो इसके पीछे बहुत सारा रीजन है। सबसे पहला रीजन तो हम स्कैल्प स्किन की बात करें, लोकल एरिया की बात करते हैं। जैसे इसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर पानी का कैरेक्टर अगर चेंज हो, पानी का अगर कंटेंट चेंज होता है, पानी अगर बार बार चेंज होंगे, तो उस केस में हेयर फॉल की चांसेस बढ़ती है। क्योंकि पानी के कारण पानी का पीएच अलग अलग, पानी का पीएच अलग अलग होता है। कहीं पे एसिडिक होता है, कहीं पे न्यूट्रल होता है, कहीं बेसिक होता है। और ज्यादातर हेयर फॉल कब होते हैं? बेसिक पानी में। अल्कलाइन वाटर जहाँ पे होता है ना, उसमें आपका हेयर फॉल ज्यादा होता है। क्योंकि अल्कलाइन वाटर जो क्या करता है ना, क्यूटिकल को डैमेज करता है। अभी बताया था ना आपको, हेयर के पार्ट बताए थे। तो अल्कलाइन वाटर जो होता है ना, क्यूटिकल को डैमेज करता है। क्यूटिकल तो बाहरी लेयर होता है। अब देखिए, तो एक तो वो हो गया जहाँ पानी का पीएच चेंज करेगा। करेक्टर, अगर सोप या शैम्पू का जो करेक्टर है, उसका पीएच चेंज करता है। जैसे अगर बाई में बहुत सारे शैम्पू अल्कलाइन होते हैं, सोप अल्कलाइन होते हैं, बेसिक होते हैं, तो अगर वो सोप और साबुन अगर यूज करते हैं तो उसके कारण भी हेयर फॉल होता है। तीसरा होता है स्वेट, पसीना। पसीना में क्या है ना, कुछ लोगों का पसीना तो ज्यादा बेसिक बनते हैं, ज्यादा अमोनिया रहता है पसीना में। अगर पसीना में ज्यादा अमोनिया निकलेगा, अमोनिया के कारण क्या होगा, आपका उसमें अमोनिया के कारण क्यूटिकल और कॉर्टेक्स दोनों कमजोर हो जाते हैं। ज्यादा पसीना, पसीना निकलने के बाद क्या चाहिए, तुरंत उसको या तो ड्राई अप कर लेते हैं प्रॉपर, या तो पानी से वॉश कर लेते हैं। ये कितना वॉश करेंगे? तो अगर स्वेट में अगर पसीना, अगर अमोनिया ज्यादा पास करता है ना, तो वह अमोनिया हेयर के कंपोनेंट को डैमेज करता है। तो इसके कारण भी क्या होगा, हेयर फॉल होता है। इसके बाद अब मान लीजिए कुछ कैरेक्टर मान जबरदस्ती हम अगर बाल को ज्यादा टाइटली स्ट्रांगली हम उसको बाइंड करते हैं, लंबे समय तक बाइंड करते हैं, तो उसके कारण, या फिर अगर मान लीजिए कंघी यूज करते हैं तो बहुत छोटा गैप वाले यूज करते हैं बाइक, तो ये सब की वजह से क्या होता है ना, फल ज्यादा होते हैं। हेयर में कोई स्कैल्प स्किन पर कोई इन्फेक्शन है, जैसे मान लीजिए माला ये डैंड्रफ है ना, मालासेजिया उसका हम लोग फंगस का नाम बोलते हैं। मालासेजिया वो फंगस होता है ना, जो डैंड्रफ बनाता है, वो फंगस होता है। अब इसके कारण भी क्या होगा कि हेयर आपका कमजोर होता है। और उसके साथ साथ अगर हेयर में अगर बाई कुछ दूसरे फंगस का इन्फेक्शन हुआ, या फिर क्या बोलते हैं, सोरियासिस का केस हुआ, इसमें भी हेयर फॉल पूरा करते हैं। या अदर कोई डिजॉर्डर अगर स्कैल्प पे होता है, तब हेयर फॉल ज्यादा होता है। अगला कंडीशन होता है आपके बॉडी का कोई डिजॉर्डर, जैसे लंबे समय तक कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन सफर है, लंबे समय तक डी कोलाई से इन्फेक्शन सफर है, टाइफाइड फीवर है। इस सब में होता क्या है ना कि आयरन की कमी हो जाती है।
क्योंकि बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए, मारने के लिए हमें आयरन की आवश्यकता होती है। तो आयरन की कमी हो जाएगी। और इन्फेक्शन में क्या होता है ना, कोई भी लंबे समय तक इन्फेक्शन रहेगा ना, तो आयरन की कमी होगी। तो उसके कारण भी आपका हेयर फॉल होता है। अब बाकी हम बताएं, मिनरल्स में अगर अगर आयरन है, या एनीमिया का केस हो रहा है, कॉपर की कमी हो रही है, जिंक की कमी हो रही है, ये सब के कारण भी हेयर फॉल बहुत होते हैं। अगला होता है हार्मोनल डिजॉर्डर्स। हार्मोन में क्या है, जैसे थायरोक्सिन का डिजॉर्डर, थायरोक्सिन की कमी होने के कारण। और एक ये जो ओवेरियन सिस्ट होता है फीमेल में, जिसमें ओवरी में सिस्ट होने के कारण, पहले तो ओवरी में कई तरह के सिस्ट बनते हैं, उसमें से एक सिस्ट होता है फंक्शनल सिस्ट। फंक्शनल सिस्ट में एक होता है फॉलिकुलर सिस्ट। तो फॉलिकुलर सिस्ट का अगर काउंट अगर 12 से बढ़ जाता है ना, 12 से बढ़ जाते हैं, तब उसको मतलब पीसीओडी के नाम से जानते हैं। और वह पीसीओडी हो जाने के कारण होता क्या है ना, कि ओवरी से एंड्रोजन हार्मोन बनना स्टार्ट हो जाता है। और वह एंड्रोजन क्या करता है, एंड्रोजन स्कैल्प फॉलिकल को, स्कैल्प में जो फॉलिकल होता है ना, हेयर फॉलिकल, उसको कमजोर कर देता है। अब उसके कारण क्या होगा, इसीलिए पीसीओएस के केस में, पीसीओडी के केस में हेयर फॉल बहुत होते हैं स्कैल्प। तो आप प्लस टेस्टोस्टेरोन की कमी हो गई, तभी हेयर फॉल भी होते हैं। ये सब बहुत सारे छोटे छोटे कॉज बनते हैं। कुछ कॉज होते हैं जैसे स्ट्रेसफुल लाइफ है। स्ट्रेस के कारण क्या होता है ना, जब भी स्ट्रेस आता है तो स्कैल्प स्किन का जो ब्लड कैपिलरी है ना, वो सिकुड़ने लगता है। और जब ब्लड कैपिलरी सिकुड़ेंगे, तो वहां पर क्या होगा, ऐसे में न्यूट्रिशन कम हो जाती है। तो उसके कारण भी हेयर फॉल होने के चांस होते हैं। तो ऐसे ये सब बहुत सारे कॉज हैं, न्यूट्रिशनल कॉज, ये सब के कारण हेयर फॉल बनता है। अब देखिए हेयर फॉल का सिम्टम क्या है। हेयर फॉल का तो ऐसे कोई सिम्टम है नहीं। ये तो ऐसे ही आपको बताया कि स्कैल्प स्किन विजुअल हो जाते हैं। पेशेंट थोड़ा साइकोलॉजिकल अपसेट हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं हेयर एक हर स्मार्टनेस का या एक कॉस्मेटिक का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अगर ये सब अगर थोड़ा सा पेशेंट इससे साइकोलॉजिकल अपसेट होता है। अब कोई बात इसमें है नहीं, कॉम्प्लिकेशन में कुछ है नहीं इसमें। मेन आते हैं इसमें इन्वेस्टिगेशन। हेयर फॉल की किसी को हो रहा है, बाई बार फॉल हो रहा है हेयर फॉल, तो उसमें हम क्या करना चाहते हैं। तो सबसे पहले जो हार्मोन बोले हैं, वो सब कुछ हार्मोन का जांच करवानी चाहिए। थायरोक्सिन का जांच करवानी चाहिए, T3 T4 TSH। ओवरी के लिए हम लोग अल्ट्रासोनोग्राफी करा के देख सकते हैं, ओवरियन को पता लगाने के लिए। ब्लड के लिए हम लोग हीमोग्लोबिन का जांच कर सकते हैं। और जो मिनरल्स का है उसको हम लोग पता लगा सकते हैं। और अगर पेशेंट में अगर अगर हेयर फॉल लगातार हो रहा है, तो हम लोग जैसा कॉज है उसके अनुसार पेशेंट को हम लोग ट्रीटमेंट के लिए बोलते हैं। अब एक दूसरा पार्ट होता है, अभी हम आगे बताने जा रहे हैं, ड्रग्स के बारे में आगे बताएंगे। लेकिन दूसरा पार्ट जो था, जैसे एलोपेशिया हो। अच्छा, पहले हम इसको बता देते हैं, इसको आगे बढ़ते हैं, फिर दूसरा पार्ट पे चलेंगे हम लोग। तो जैसे क्या बोला आपको, ट्रीटमेंट के लिए क्या करते हैं। सबसे पहले जो कॉज था, स्कैल्प स्किन का जो कॉज है, जिसमें आपका जो आप जो पहले तो पानी का कैरेक्टर हम लोग सुधारेंगे। अब देखिए मजबूरी है, मान लीजिए सपोज दैट आपको वर्क ऐसा हो कि वहां पर बाहर जाना पड़ जाए आपको, घर से अलग रहना पड़ जाए, पानी चेंज करना पड़े, तो भाई उसका तो बात ही अलग हो सकती है। तो कोशिश करना चाहिए कि पानी के कैरेक्टर को चेंज होना चाहिए। पानी के पीएच को प्रॉपर चेक करते रहना चाहिए। वह ऑलवेज 7 से अगर नीचे है, तब जाकर के हम लोग प्रॉपर उस पानी को यूज करेंगे। अगर कोई सोप या शैम्पू यूज करते हैं, तो वो अभी आपको पीएच उसका एसिडिक होना चाहिए, 7 से नीचे होना चाहिए। तो जहाँ अल्कलाइन होगा, हेयर फॉल ज्यादा होंगे। इसके बाद हेयर को कोशिश करना चाहिए कि जब जरूरत ना हो, तो हेयर को थोड़ा ढीला रखेंगे, खुला रखेंगे हेयर को, क्योंकि उसमें आपका हेयर को ज्यादा देर बाइंड करने से वहाँ पसीना चलेंगे, और ऐसे भी हेयर कमजोर होगा। तो कोशिश करना चाहिए कि हेयर को ज्यादा तक ओपन रखें। और जो कोम यूज करेंगे, थोड़ा गैप वाला यूज करेंगे। प्रॉपर हम लोग स्कैल्प स्किन को मसाज करेंगे, क्योंकि प्रॉपर वहाँ पे ब्लड सप्लाई प्रॉपर आ सके। अब ब्लड सप्लाई को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे अर्निका ज्यादा यूज करते हैं। अर्निका में क्या होता है ना, वह ब्लड कैपिलरी के सर्कुलेशन को बढ़ा देता है। वहां पे कोई भी तरह का ब्लॉकेज होता है तो उसको ओपन करता है। तो अर्निका हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग बाहर से भी हम लोग उसका मदर टिंचर को
डायरेक्टली हम लोग स्कैल्प की स्किन पे कोकोनट ऑयल के साथ यूज करते हैं, और नहीं तो फिर डायरेक्ट भी देते हैं। तो उसका मेन वर्क क्या होता है कि स्कैल्प की स्किन के ब्लड वेसल्स को क्या करता है, ओपन करता है, और उसमें ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देता है। उसका मेन रोल होता है। इसलिए वहां पे ज्यादातर हम लोग शुरुआत स्टेज में हम लोग पेशेंट को ये सबसे स्टार्ट करते हैं दवा देने के लिए। और बाकी पेशेंट का अगर कोई हार्मोनल डिजॉर्डर्स है तो हार्मोनल डिजॉर्डर का दवा चलाते हैं। जैसे अब थायरोक्सिन का डिजॉर्डर है तो फिर थायरोक्सिन को बढ़ाने के लिए, थायरोक्सिन का फंक्शन बढ़ सके उसके लिए दवा देते हैं फिर। और अगर मान लीजिए बॉडी में एस्ट्रोजन का डिजॉर्डर्स है, ओवेरियन सीस्ट का प्रॉब्लम है, तो फिर हम लोग उसका ट्रीटमेंट फिर हम लोग अलग से करते हैं। तो इस ये जो होता है आपका मैनेजमेंट है। और जैसा केस पेशेंट को मिलता है, लंबे समय तक कोई इन्फेक्शन है तो उसके लिए हम लोग प्रॉपर हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। अब आते हैं इसका मेडिसिन। होम्योपैथी मेडिसिन तो बहुत सारे हैं। अब इसमें तो हम ऐसे आपको हम स्क्रीन पे देख लीजिए, उसमें बहुत ज्यादा इसमें कुछ बोले नहीं, लेकिन देखिए कुछ कुछ दवा ऐसे होते हैं जिसको फिर सिलेक्ट कर देना चाहिए। जैसे स्वीट फ्लोर है, उसके बाद भिंटा माइनर है, डेंसन माइनर है, उसके बाद आपको थायरोडिनम है। इसका ऐसे बहुत सारा मेडिसिन है। इसकी आपको बता रहा हूँ आपको कि जैसे हमारे फ्रंटल एरिया में अगर बाई फ्रंटल एरिया से लॉस होते हैं तो हम लोग वहाँ पर आर्सेनिक है, बेलाडोना है, फॉस्फोरस है, इसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद अगर बाई ऑक्सीपिटल एरिया से है तो वहाँ पे चेल्डोनियम भी है। चिल्ड्रेन का एक बात यहाँ पे आता है कि उससे क्या होता है, क्रिएटिन प्रोटीन का फॉर्मेशन बढ़ता है। तो हालांकि हम लोग सेडोनियम को यूज सब जगह यूज कर सकते हैं, किसी भी एरिया से अगर लॉस करता है तो यूज कर सकते हैं, क्योंकि क्रिएटिन प्रोटीन बनवाता है। ये एक अच्छी बात है वहाँ पे। तो ये आप लोकलाइज एरिया के अनुसार भी आप चाहो तो आप उसको सेलेक्ट करके दे सकते हो उसे, और नहीं तो फिर ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार भी आप दे सकते हैं। तो आप थेराप्यूटिक बेसिस पे दे सकते हैं। यानी इस तरह के हेयर फॉल की इलाज हर बेसिस पे होती है। आप थेराप्यूटिक से लेकर के आप जैसे भी आप चाहें, लोकलाइज एरिया के अनुसार से, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार से आप जैसे चाहें उसको आप दे सकते हैं। अब इसमें एक जो बताए थे एलोपेशिया के बारे में, तो एलोपेशिया में क्या होता है ना कि एक बंच में वहां से लॉस होता है। तो एलोपेशिया का यहाँ पे थोड़ा जिक्र नहीं किया था। वहां पे एलोपेशिया में क्या होता है कि एक बंच में, क्लस्टर में एक साथ वहां से हेयर फॉल होता है। जैसे अब सिर्फ स्कैल्प में भी कहीं कहीं पे एक एरिया से लॉस होता है, उसको एलोपेशिया एरिएटा बोलते हैं, जो कि फंगस के कारण ज्यादा होता है। दूसरा होता है कि पूरा स्कैल्प का स्किन ही पूरा हेयर लॉस कर जाते हैं, जिसको हम लोग एलोपेशिया टोटलिस बोलते हैं, जो कि ज्यादातर ये जेनेटिक कारण से ज्यादा बनता है पेशेंट में, या कुछ केमिकल ज्यादा अप्लाई करने से, ज्यादा कॉस्मेटिक अप्लाई करने से होता है। और तीसरा होता है आपको एलोपेशिया टोटलिस, जो पूरे बॉडी का हेयर लॉस कर जाता है। सॉरी, यूनिवर्सलिस, एलोपेशिया यूनिवर्सलिस, जो कि केमोथेरेपी में जो लोग इलाज करते हैं कैंसर के लिए, उसमें ये पूरा लॉस करता है। खैर, ये तो आपको एलोपेशिया की बात है। अगर छोटी सी पार्ट बोले थे हम यहाँ पर, जैसे कि हमारे सर जो हेयर ट्रांसमिशन के मेन ऑनर जो करते हैं, और जो सर के फादर जो डिस्कवरी किए हैं हेयर ट्रांसमिशन का, उसमें एक बात यहाँ पे थोड़ी सी बना हुआ था कि जैसे देखिए हेयर ट्रांसमिशन में जो हम लोग करते हैं, उसमें जो वर्क जो कैसे करती है वो तो सब लोग जानते हैं। तो उसका सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो आपको बताया यहाँ पे कि जो हेयर साइकिल पे ध्यान दीजिए कि हेयर साइकिल में हम बताया कि जो एनाजेनिक फेज, एनाजेनिक फेज में जो सेल बनता है फॉलिकल, हेयर फॉलिकल का सेल, वह तो डीएनए से बना हुआ है। वह एक पार्टिकुलर बॉडी का सेल है। और जो वह जो आपका फॉलिकल जो मॉडिफाइड होकर के मैट्रिक्स बनता है, और मैट्रिक्स के जो मैट्रिक्स के बाद कॉर्टेक्स बनते हैं, वह एक मेरे बॉडी का पार्टिकुलर सेल के राइबोसोम से बना हुआ है, पार्टिकुलर बॉडी के डीएनए से बना हुआ है। और पहली बात है। दूसरी बात है कि जो उस कॉर्टेक्स और सॉरी मैट्रिक्स और कॉर्टेक्स में जो कंपोनेंट है वह आयरन है। आयरन आयरन एक बेस कंडक्टर होता है करंट का, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। और कॉपर और जिंक ये किसी भी आयन को ट्रांसमिट करने में, इन्वायरमेंट में ट्रांसमिट करने में भाग लेता है। जो कॉर्टेक्स में जो कॉपर और जिंक है, उसका मेन वर्क होता है कि किसी भी आयन पे इंटेंसिटी को बढ़ाता है। अब देखोगे सारे वायर में कॉपर होता है,
वो कॉपर का काम ही क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को, करंट को बढ़ाना, वेलोसिटी को बढ़ाना। और आयरन जो कंडक्टर का काम किया। तो वहां जो हेयर में जो कॉपर और जिंक है, वह वहां से जो जो भी हेयर के अंदर जो करंट डेवलप होता है, जो करंट बनेगा, ऐसे भी जानते हैं कमी करने पे करंट तो बनता ही है, इलेक्ट्रिसिटी तो डेवलप होता ही है। वह करंट को इन्वायरमेंट में स्प्रेड करने में बहुत बड़ा रोल होता है उस कॉपर जिंक का। और सेलेनियम भी है, लेकिन सेलेनियम का रोल, सेलेनियम क्या करता है, वह उस आयन के एक्टिविटी को चेंज करता है, जबकि कॉपर जिंक उसको स्टिमुलेट करता है। और क्या करता है उसके बाद, इसके आयन को क्या करता है, उसके करेक्टर को, उस डीएनए के करेक्टर को, डीएनए मतलब जो हेयर जो बना है, उसके बॉडी का डीएनए बना है ना, उस डीएनए करेक्टर को, उस हेयर को, उस पार्टिकुलर करेक्टर को इन्वायरमेंट में स्प्रेड करता है। स्प्रेड करवाता कौन है, कॉपर जिंक करवाता है, और सेलेनियम उसको क्या करता है, चेंज करता रहता है। अब ये जो बॉडी का जो डीएनए का जो करेक्टर है, इस डीएनए करेक्टर को इन्वायरमेंट चेंज करता है। अब देखिए, अगर यही हेयर, अगर हेयर किसी कचरे में चला जाए, किसी गंदे जगह पे चला जाए अगर हेयर, तो वहां पे अगर उस हेयर पे उस केमिकल का एक्सपोजर होता है, गंदे केमिकल का एक्सपोजर होता है, अगर सपोज दैट, तो वह हेयर जो आपके बॉडी का हेयर है, जो एक पार्टिकुलर बॉडी का हेयर है, जो डीएनए से बना हुआ है, वह एक पार्टिकुलर बॉडी के वहां केमिकल का इफेक्ट आता है। तो वहां पे जब उस कॉपर और जिंक को और सेलेनियम को, जब वो केमिकल जब उसको चेंज करता है उस हेयर को, तो वह आयन उसके उस पार्टिकुलर हेयर के डीएनए तक वो जरूर पहुंचता है। तो सेम थ्योरी यहाँ भी होम्योपैथी में सेम है, इसी तरह से कि अगर हम उस हेयर में, अगर हम उस मेडिसिन को हम डालते हैं, मेडिसिन में अगर उस हेयर को डालते हैं, और अगर हम उस हेयर को हम वहां पर एक्सपोज करते हैं, तो उस हेयर का जो कंपोनेंट है, जो उसका जो कंपोनेंट कॉपर जिंक है, जिसमें साथ में केराटिन प्रोटीन है, वह उस टाइप्स के आयन को डेवलप करता है। उस मेडिसिन का जो आयनेशन पोटेंशियल है, उसके अनुसार वो करंट चेंज होता है, और वह जाएगा इन्वायरमेंट में, और जहां भी आपके सेम करेक्टर का डीएनए होगा, वहां पे वह आयन आता है, और उसके बाद वह वर्क करती है। वह आयनेशन एनर्जी तो है जो ट्रांसफर होती है। तो यह अगर हम इसको समझ लेते हैं, अगर सपोज हेयर का कंपोनेंट और साइकिल, तो हमें शायद इसके बारे में हमको समझ में अच्छे ढंग से आ जाएगी कि अगर हम उस मेडिसिन में अगर हम उसको डालते हैं उस हेयर को, तो हमारे बॉडी तक वो कैसे आती है। और ऐसे भी हर बॉडी का डीएनए अपना पार्टिकुलर अलग अलग होता है। जैसे कहीं भी रहते हैं तो मोबाइल नंबर कैसे वहां पर आप लगाते हैं, और वही पार्टिकुलर मोबाइल को ही वह रिंग देता, वहां पे आवाज मिलती है। सेम उसी तरह से यहाँ भी वही है कि हर आदमी का डीएनए अलग अलग है। तो वो डीएनए, अब पार्टिकुलर डीएनए आपके बॉडी पे काम करेगा, तो जहां भी हेयर रहेगा आपके बॉडी पर काम करेगा। तो खैर ये थोड़ी यहाँ भी है, तो ये थोड़ा सा इंक्लूड करना था हमें, क्योंकि जब साइकिल पढ़ते हैं तो, और जब उसका कंपोनेंट पढ़ते हैं, और जब ये हेयर ट्रांसमिशन के बारे में बात करते हैं, तो शायद बहुत अच्छे ढंग से वह मैकेनिज्म समझ में आती है कि रियल में वह मेडिसिन किस तरह से जा सकता है, वह कैसे आयनस एनर्जी को वह कन्वर्ट कर सकता है, वह रियल में थ्योरी है। तो ये था हेयर फॉलिकल पे हेयर की पूरी कहानी। हेयर में आप समझ में आ गया होगा आपको, हेयर क्या है हमारे बॉडी का, और हेयर कैसे हमारे बॉडी में काम करते हैं, हेयर कितने तरह के बॉडी में है, कैसे वह बॉडी में डेवलप करता है, कैसे साइकिल होते हैं, क्या उसका डिजॉर्डर, डिजॉर्डर में तो हम अभी तो दो ही, एक डिजॉर्डर आपको फॉल फॉल हेयर फॉल होता है, और एक आपका जैसे एलोपेशिया है। तो दो तरह के डिजॉर्डर मिलते हैं। बाकी एक डिजॉर्डर और होता है, जैसे कि बहुत सारे हेयर का क्या होता है ना, कि कलर चेंज कर जाता है, समय से पहले कलर चेंज होता है। बहुत सारे लोगों के 40 साल से पहले ही बहुत सारे हेयर का तो व्हाइट हो जाता है या ग्रे हो जाता है। उसका उसका डिजॉर्डर क्या है ना, वो मेलानिन के कारण होता है। वो उसका कारण इससे अलग में इससे नहीं है। या कभी कोई जेनेटिक कारण भी होता है, जीन के कारण होता है, मेलानिन के कारण। सबसे ज्यादा मेलानिन के डिजॉर्डर के कारण उसका जो हेयर होता है वो चेंज हो जाता है। तो ये था आपका हेयर के कारण। हाँ? अच्छा अभी समय है अभी। तो अब तो छह थ्योरी तो इसका खत्म हो गया। एलोपेशिया का तो खैर स्लाइड इसमें हम नहीं बना पाए थे,
एलोपेशिया, क्योंकि एलोपेशिया का थ्योरी हम सोचे थे कि अलग बनाएंगे उसका, क्योंकि एलोपेशिया का थ्योरी थोड़ा अलग इसी मामले में है कि जब हम बताए थे कि हेयर जब एक साथ क्लस्टर फॉर्म में जब लॉस होते हैं ना, तभी उसको हम लोग एलोपेशिया बोलते हैं, क्लस्टर फॉर्म। तो एक बार थोड़ा सा हम 2-3 अभी समय बचा हुआ 4-5 मिनट, हम इसको बता देते हैं इसको। तो अगर हेयर अगर क्लस्टर फॉर्म में लॉस होते हैं, तभी उसको हम लोग एलोपेशिया बोलते हैं। यह एलोपेशिया, अब सबसे पहले जो स्कैल्प स्किन पर एक पहला एलोपेशिया होता है जिसको हम लोग एंड्रोजेनिक एलोपेशिया बोलते हैं। एंड्रोजेनिक एलोपेशिया जो होता है ये जेनेटिकल ज्यादा होता है, या फिर दूसरा है कि अगर एंड्रोजन हार्मोन अगर ज्यादा बन जाते हैं, तो स्कैल्प स्किन पर एंड्रोजन हार्मोन का रोल नहीं है, स्कैल्प स्किन पे एस्ट्रोजन का रोल होता है। तो जिस मेल में एंड्रोजन अगर बहुत ज्यादा निकलने लगता है ना, तो उस पेशेंट में मेल मेल पैटर्न का जो होता है ना, वो हेयर लॉस होते हैं, उसको एंड्रोजेनिक एलोपेशिया बोलते हैं, मेल पैटर्न एलोपेशिया बोलते हैं। जिसका सबसे बड़ा कारण या तो एंड्रोजन ज्यादा बनना होता है, या जेनेटिक कारण ज्यादा बनना। इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसके लिए या तो फिर हार्मोन को थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं, या बहुत सारे साधन आते हैं ना, जो प्लाज्मा थेरेपी एक टेक्निक होती है, जिसमें क्या करते हैं ना कि उसी पर्सन के बॉडी से प्लाज्मा को निकाल करके और वहां पे हम लोग इंसर्ट करते हैं, जिसके कारण कुछ फॉलिकल चांसेस, 100% तो नहीं होती है, लेकिन कुछ चांसेस ये होते हैं कि फॉलिकल वहां पर स्टिमुलेट होकर के और फिर से हेयर ग्रो कर सकता है। ये प्लाज्मा थेरेपी बोलते हैं इसको, एक टेक्निक ये होती है। दूसरा कंडीशन होता है हेयर को ट्रांसप्लांट करते हैं, कर सकते हैं, तो वहां पे आपको ये ग्रो कर सकते हैं। एक तो यह होता है, एक एलोपेशिया यहाँ पे होता है। दूसरा एलोपेशिया होती है, अच्छा होम्योपैथी का रोल तो आप कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ही कर सकते हैं, या फिर एलोपैथी रोल पर कुछ होगा नहीं। दूसरा जो आपका आता है एलोपेशिया, बताए थे एरिएटा बोले थे। एरिएटा का मतलब होता है कि कहीं कहीं से बीच बीच से कहीं कहीं से हेयर जो होता है वो निकल जाते हैं। बीच में कभी सुने थे ना चोटी कटवा वाले, बस सुने हो कभी? तो चोटी कटवा कुछ था नहीं। वो क्या था ना कि एनवायरमेंट में कुछ फंगस आते थे, और उस फंगस में इतना खतरनाक लाइसोजोम निकलता था, जो लाइसोजोम उस हेयर को क्या करता, डिजोल्व कर देते थे। कुछ था नहीं वहां पे, लाइसोजाइम के कारण। और वो फंगस ऐसे भी, लाइसोजाइम फंगस में सबसे ज्यादा लाइसोसोम होता भी है। तो उस वह एक कंडीशन अलग था, जो बहुत हवा हो गया था कि कोई पता नहीं क्या है क्या, उसको जिसको आने जाना चाहते हैं। तो वह जंगली फंगस, आज भी वो फंगस है, जो कि एक छोटे से एरिया से लॉस करता है। हाँ, कभी कभी क्या होता है ना, स्किन पे अगर बाई कोई इरप्शन बनता है, कोई इन्फेक्शन होता है, या सोरियासिस होता है, तभी कभी कभी एलोपेशिया एरिएटा होता है। इसके लिए तो बस हम लोग फंगस का दवा दे सकते हैं, जो भी फंगस का मेडिसिन, तो क्रियोजोट है, पेट्रोलियम है, हम लोग यूज कर सकते हैं। तीसरा जो बताए थे वह एलोपेशिया टोटलिस था। एलोपेशिया टोटलिस का मतलब होता है पूरा स्कैल्प का जो हेयर लॉस कर जाते हैं। ये तो जेनेटिक ये भी होता है। और दूसरा है कि वैसे मेल में जो ज्यादा कॉस्मेटिक यूज करते हैं, ज्यादा क्या बोलते हो, हेयर को कलर करने के लिए, ब्लीच करने के लिए जो डाई यूज करते हैं ना, डाई यूज करते हैं, उन लोगों में ज्यादा मिलता है ये, कि पूरा का पूरा जो हेयर होता है ना उसको पूरा स्कैल्प से लॉस कर जाता है। और एक जो बता आपको एलोपेशिया यूनिवर्सलिस, जो केमोथेरेपी करने से पूरे बॉडी से लॉस कर जाते हैं, या कोई और बहुत अगर हड्डी अगर बाई स्टेरॉइड यूज कर देते हैं, तो उस केस में कभी कभी ये लॉस कर जाते हैं। तो ये आपका पूरा हेयर की कहानी। अगर इस पे किसी का डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन है? आपका हो गया दीपक जी? हाँ सर। मैनेजर का सेशन है ना अभी? जी सर। ओके ओके, यस। आपका प्रेजेंटेशन हो गया ना? हाँ सर। हाँ, आप पीपीटी को हटवा दीजिए। तो
आज हम लोगों ने बहुत अच्छा हेयर के विषय में सुना और समझा। ये हम लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, खास करके हेयर के पूरे स्ट्रक्चर के साथ में हेयर का जो कुछ बीमारियों का भी आपने जिक्र किया और होम्योपैथिक दवाओं का भी आपने जिक्र किया। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट अंडरस्टैंडिंग्स है। एक चीज जो मैं बताना चाहूँगा, हम लोग खुद जो बाल के द्वारा इलाज करते हैं तो उसमें बाल कितना सेंसिटिव है, कितना कल्चर ये है, इसका भी अनुमान आप लगा सकते हैं। इसका हम लोग इस बाल के माध्यम से दवा का ट्रांसमिट कर सकते हैं। ये हम लोगों का अनुभव है और हम लोगों ने देखा है बहुत सारे चिकित्सक इसका प्रयोग करते हैं और ये सभी लोगों ने इसको आजमाया भी है। हेयर के अंदर में एक सेंसिटिविटी कैपेसिटी जरूर होती है। तो कहते हैं कि हेयर के अंदर में कोई जान नहीं होता है ना। हेयर के अंदर में कोई जान नहीं होता है, लेकिन हेयर के अंदर में बहुत सारा जान होता है, बहुत सारा उसके अंदर में लाइफ होता है। और टोटल जैसा हम लोग बताते हैं, जो हमारे बॉडी का लाइफ का जो फ्रीक्वेंसी लेवल है, वेवलेंथ है, वह भी हेयर में वर्तमान होता है और हमारे शरीर से अलग हो जाने के बाद भी उसका संबंध बना रहता है। ये इस बात से प्रमाणित होता है कि हम लोग जब दवा को ट्रांसमिट करते हैं तो वह ट्रांसमिट हो जाता है। मैं इसकी चर्चा आज इसलिए करना चाहा कि क्योंकि हेयर से रिलेटेड बहुत सारी मिथ हैं, बहुत सारे अंडरस्टैंडिंग्स है, विश्वास है, जिसको लेकर के लोग अक्सर कुछ कहते नहीं कर समझ पाते हैं। तो आइए, आज आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है। आपके मैसेज में मैं देख रहा हूँ सभी लोग थैंक यू लिख रहे हैं, एक्सलेंट प्रेजेंटेशन बोल रहे हैं और कोई ऐसा नहीं है। डॉक्टर ये राम प्रवेश कुछ कहना चाहते हैं। डॉक्टर राम प्रवेश, आप कुछ बोलना चाहते हैं, बोल सकते हैं 2 मिनट के लिए। डॉक्टर राम प्रवेश, आप बोल सकते हैं। थैंक यू सर, प्रणाम और कॉन्ग्रेचुलेशन हमारे दीपक सर जी को। और यह बहुत बहुत अच्छा जिनका प्रेजेंटेशन रहा हेयर फॉल पर। वो तो है ही, स्ट्रक्चर बताए, फंक्शन बताए, लेकिन ये हेयर ट्रांसमिशन का जो बताए बहुत अच्छा बताए। इसके लिए हम दोबारा इनको धन्यवाद बधाई दें कि बहुत बढ़िया सेटिंग किए। वास्तविक में हेयर ट्रांसमिशन जो आउटलेट पोर्शन ऑफ द बॉडी है, हेयर है, नाखून है, सिर्फ हेयर है नहीं, नाखून है, हेयर है, स्किन है, उससे मैग्नेटिक एनर्जी का बहाव होता है अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। जब हाँ मैग्नेटिक एनर्जी बहाव होता है और अकॉर्डिंग टू होम्योपैथिक फिलॉसफी सिमिलिया सिमिलस कुरेंचर के आधार पर हमारी जो है दवा हेयर ट्रांसमिशन जो है उसमें ट्रांसमिट होती है। अलग होने के बाद भी वह जो है सिमिलर जो है, यदि बीमारी का सिमिलर हम डायनेमिक मेडिसिन देंगे तो निश्चित तौर पर उसको ठीक करेगा। इसलिए आज बहुत अच्छा आप बताए हेयर में आप ट्रांसमिशन वाला है ना सर, ट्रांसमिशन का मैकेनिज्म हम बहुत अच्छे ढंग से इसको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों मिला करके इसको बना सकते हैं और बनाए हुए भी है कि आखिर वो कैसे वो काम करती है, कैसी। जैसे तो हम थोड़ा सा बताया ना, लेकिन इसका प्रेजेंटेशन मेरा 2-3 घंटे का है पूरा ये, जिसमें हम पूरे बता सकते हैं कि वह कैसे वर्क करती है फिजिक्स के अनुसार, केमिस्ट्री के अनुसार, बायोलॉजी के अनुसार, और कैसे करती है रियल में ये। और कैसे जैसे आप बताया कि कॉर्टेक्स में जो कॉपर और जिंक और सेलेनियम है वो करता क्या है कि हमारे आयन को स्टिमुलेट करता है। जो मेडिसिन में डालते हैं ना, वो मेडिसिन के पोटेंशियल को स्टिमुलेट करती है। ये सब मैकेनिज्म है। तो ये फिर हम कभी इसके बारे में बताएंगे एक दिन, लंबा लेक्चर। हाँ, बहुत अच्छा आपने बताया डॉक्टर दीपक जी। ओके डॉक्टर दीपक जी, आपने बहुत अच्छा बताया। ये जो मैग्नेटिक की बात की जाती है कि होम्योपैथिक दवा मैग्नेटिक लेवल पर काम करता है, नहीं, मैग्नेटिक लेवल पर काम नहीं करता है, ये गलत है। ये इसका एक फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ है, वाइब्रेशन है और पैटर्न। तो एनर्जी पैटर्न का सिमिलिमम बनता है ना, एनर्जी पैटर्न का सिमिलिमम बनता है और वह वहां से ये कहते हैं ना वेवलेंथ पर जैसे हम लोग ट्रांसमिट करते हैं उसी तरह से ट्रांसमिट होता है। और मैग्नेटिक चीज में ट्रांसमिट नहीं हो सकता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का ट्रांसमिशन नहीं होता है, ट्रांसमिशन होता है एनर्जी पैटर्न का। इसलिए यह एनर्जी का फॉर्म माना जा सकता है।
हालांकि इसका कोई ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है, कोई रिसर्च पेपर नहीं है, लेकिन हम लोग अभी ये मान के चलते हैं कोई एक ऐसा एनर्जी पैटर्न के बराबर होगा, उसके अनुकूल यह ट्रांसमिट हो पाता है। यही मैं सुधार करना चाहा, और सभी लोगों ने आपको बहुत अच्छा पढ़ा, आप इसी तरह से आते रहिए। आज हमारे बीच में अंकिता जी हैं, आपका वोट ऑफ थैंक्स देंगी, है ना अंकिता जी? आप प्रेजेंट हैं? अंकिता जी, आप कुछ कहना चाहेंगे तो आप बताइए। सर, एम आई ऑडिबल? या यू आर ऑडिबल सर। जी, थैंक यू सर। सर, आई थिंक अंकिता इस समय थोड़ा सा बिजी होगी, 5 मिनट के बाद मतलब थोड़ा सा फ्री हो पाएगी। नहीं ठीक है, तो जी। आप कुछ कहना चाहेंगे इस समय में? ऑब्वियसली मतलब दीपक सर ने जो सारी चीजें बताई वो काफी अच्छी थी और काफी कुछ समझने को मिला। हेयर फॉलिकल्स के बारे में जो चीजें समझाई, बाद में हेयर ट्रांसमिशन की जो चीजें ऐड करी, काफी कुछ समझने को मिला। और क्योंकि मैं खुद हेयर ट्रांसमिशन प्रैक्टिस करता हूँ, मेरे पापा प्रैक्टिस करते हैं, तो ये चीजें मतलब अच्छा लगता है जब कोई इन चीजों के बारे में बात करता है तथ्यों के साथ, और विद साइंटिफिक एविडेंस, मतलब जो चीजें वो समझ पा रहा है वो चीजें समझाने की कोशिश कर रहा है, तो ये चीजें अच्छी लगती हैं सुनने में और समझने में। सो आई थिंक मतलब काफी कुछ अच्छा था और काफी समझ में आया। और मतलब मैं क्योंकि सर को थोड़ा सा पर्सनली भी जानता हूँ, क्योंकि जीडीएम से ही एमडी किया है, सो ऑब्वियसली मतलब हमेशा सर को इस मतलब प्लेटफॉर्म पे देख के भी अच्छा लगता है। सो थैंक यू सर, एंड काफी अच्छा सेशन था आपका। 2 मिनट और मैं एक सवाल और करना चाहूंगा ऑडियंस से। हेयर का जो फॉल की बात तो हम लोग करते हैं, लेकिन हेयर ग्रेइंग की भी बात करते हैं। और हेयर ग्रेइंग का एक बड़ा अच्छा उदाहरण मैं बार बार मेरे दिमाग में आता है कि एक पर्टिकुलर स्पॉट में अगर हेयर वाइट हो रहा है ना, तो जैसे कहते हैं ना इंदिरा गांधी का जो हेयर था, तो एक पर्टिकुलर सामने वाले भाग में वाइट था, छोटा सा पार्ट में। तो इसके लिए होम्योपैथी में कोई विशेष दवा हो सकता है क्या? जैसा कि रिपोर्टरी में चर्चा किया गया है और हम लोगों ने जो अनुभव किया है, उसके आधार पर मैं आप लोगों से सवाल करना चाहते हैं। अगर कोई कहना चाहते हैं तो आप चैट बॉक्स में लिख डालिए दवा का नाम, अन्यथा मैं बताने का कोशिश करूंगा। जहाँ तक मेरी जानकारी है, सोलिनम का इसका इस्तेमाल किया जाता है, और सोलिनम के कैरेक्टरिस्टिक फीचर में भी यह आता है, कोई लोकलाइज्ड प्रॉब्लम हो जाना, सोलिनम का भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, इसको हम लोग को समझ जाते हैं। ठीक है, ये अनुभव की बात है और पढ़ने की बात है, और हेयर डिस्ट्रीब्यूशंस को समझने की बात है। बहुत कुछ बातें कहती हैं ये हेयर, जो हमारे सर पर हेयर है। हम सभी का हेयर स्टाइल देखिएगा अपने अपने ढंग से रखना चाहते हैं, कोई दूसरे का कॉपी नहीं। कुछ लोग कॉपी करते हैं, लेकिन हम लोग अपना अपना हेयर का स्टाइल जो है सो अपने ढंग से बनाते हैं। और आप देखते होंगे कि लालू जी का हेयर स्टाइल जो है सो, लालू जी का हेयर स्टाइल है वो छोटा छोटा बाल रखते हैं कि हमको कंघी करने का जरूरत नहीं होता है ना। ये भी एक अच्छा तरीका है बचने के लिए। तो धन्यवाद दीपक जी। हम लोग इसके साथ में इस सेशन को समाप्त करते हैं, और अगला सेशन हम लोग हैंड ओवर करते हैं डॉक्टर धनेश जी को। और वहाँ पर स्पीकर हमारे आज के हैं डॉक्टर मनीष आजाद सिंह जी। आप लोग बने रहिए, फिर इनको सुनते रहिए। ओवर टू यू डॉक्टर धनेश।